हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनालॉग डिजिटल डिजाइन। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ RS485 के कुछ फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स क्या होता है। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि डेटा जो है वो एक समय में केवल ट्रांसमिट हो सकता है, उस समय में रिसीव नहीं हो सकता, बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। और फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में क्या होता है कि डेटा सेम टाइम ट्रांसमिट हो सकता है और रिसीव भी हो सकता है, तो इसको फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो आइए बात करते हैं। मान लीजिए हमारे ये 2TX है और 1A और 1A और 2RX है, यानी कि रिसीवर, एक ये और एक ये। इसको आप मास्टर मास्टर और स्लेव स्लेव भी बोल सकते हैं। तो इसमें ये क्या है, ये हमारे जो RS485 जो कम्युनिकेशन होती है उसमें क्या होता है, अगर हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है तो उसमें केवल 2 वायर यूज होते हैं। इसमें हम फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो ये केवल हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन कॉम्बिनेशन है RS485 का, इसमें केवल हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन हो सकती है। तो ये मास्टर हो गया, ये मास्टर हो गया, ये स्लेव हो गया, ये स्लेव हो गया। और मैंने पहले वीडियो में बताया था कि इसमें आप 32 मास्टर और 32 स्लेव कनेक्ट कर सकते हैं एक ही डाटा बस पे। तो बात करते हैं फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन हमारी ये है। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में क्या होता है, 2 पेयर वायर होते हैं। तो इसमें पहला पेयर ये हो गया और दूसरा पेयर ये हो गया। तो इसमें क्या होगा, एक ही समय में अगर ये TX कर रहा है तो उसी समय में ये इस लाइन पे RX कर सकता है। तो इसमें जैसे ये मास्टर, ये स्लेव और ये स्लेव हो गया। तो इसमें क्या होता है कि आपका एक ही समय पे कम्युनिकेशन, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन TX RX एक ही समय पे किया जा सकता है। तो इसको बोलते हैं फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन और कॉम्बिनेशन। और इसमें भी आप इन वायर्स पे ट्रांसमीटर रिसीवर की संख्या 32 कर सकते हैं। तो बात करते हैं आगे इसके सिग्नल लेवल की। तो ये जैसे कि इसका ये ड्राइवर साइड है और रिसीवर साइड है। तो RS485 की जो कम्युनिकेशन होती है वो ड्राइवर साइड में जो मिनिमम सिग्नल ये ट्रांसमिट मतलब आउटपुट हो सकती है इसकी, वो प्लस माइनस 1.5 वोल्ट होती है। तो ये जो डिफरेंस होना चाहिए दोनों का, वो 1.5 वोल्ट होना चाहिए। तो इसको बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं प्लस माइनस 5 वोल्ट आउटपुट ऑफ ड्राइवर। और रिसीवर साइड में क्या होता है, रिसीवर साइड में अगर ये सिग्नल ट्रांसमिट किया जा सकता है, किया जाता है, तो रिसीवर साइड में जाते जाते अगर रिसीवर हमारा दूर है 1200 मीटर या 1200 मीटर की दूरी पे या 1000 मीटर की दूरी पे, तो सिग्नल ड्रॉप हो जाता है। वो वायर की रेजिस्टेंस के कारण होता है। तो यहाँ पर अगर सिग्नल हमारा प्लस माइनस 200 मिली वोल्ट तक आ रहा है तो ये इसको सेंस कर लेगा एज ए एक्यूरेट डाटा के फॉर्म में। तो यहाँ पर रिसीवर पे मिनिमम प्लस माइनस 200 मिलीवोल्ट सिग्नल आना चाहिए, तभी ये काम मतलब रिसीवर डेटा रिसीव करता है और डेटा अच्छी तरह उसको प्रोसेसिंग करता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके केबल की। तो ये हमारी केबल है। तो इस केबल में हमारे ये टू 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 यानी कि 4 पेयर वायर है, यानी कि टोटल मिलाकर 8 वायर है। तो इसमें ये मिडिल वाला पार्ट जो है, मिडिल वाला सर्किट, वाइट सर्किट, ये हमारा कंडक्टर होता है। उसके ऊपर ये प्लास्टिक होता है, इंसुलेशन, जिसको हम इंसुलेशन बोलते हैं। तो ऐसे ये इसमें 8 वायर्स हो गए, तो यानी कि 4 पेयर्स। तो इसमें फिर ये सील्ड होती है, जो आपने कोएक्सियल केबल पे देखा होगा। उसमें मतलब एक जाली टाइप जो है उसमें प्लास्टिक के अंदर होती है, फिर उसके अंदर वायर होते हैं। तो ये इसमें सील्ड, इसको सील्ड बोलते हैं। इसको हम ग्राउंड कर सकते हैं। RFI की प्रॉब्लम उसको हम कम कर सकते हैं, कम हो जाता है मतलब वो। फिर ये प्लास्टिक होता है पूरे वायर पे, जो प्लास्टिक आउटर जो प्लास्टिक होता है वो ये होता है। अभी केबल का जो पार्ट नंबर है वो ये है, इसका केबल का पार्ट नंबर ये है। टाइप इसमें 4 पेयर 22 AWG। इसका जो अंदर का जो गेज है वो 22 है। PLCT इसका ये फीचर्स है। और इसकी जो इम्पिडेंस है केबल की वो 120 ओम है, हमारी 120 ओम इम्पिडेंस। और इसमें कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का मतलब है जैसे कि वायर की लंबाई बढ़ती है तो उसमें कैपेसिटेंस भी जनरेट होती है, कैपेसिटेंस भी बनती है।
तो इसकी जो वायर की कैपेसिटेंस है वो अगर 1 फीट की वायर है तो उसमें 11 पीएफ कैपेसिटेंस हो सकती है। बाकी की कैपेसिटेंस बढ़ती है अगर वायर बढ़ते हैं, और अगर इसमें हम नंबर ऑफ ट्रांसमीटर और नंबर ऑफ रिसीवर इसमें अगर कनेक्ट करेंगे वायर पे पैरेलली, तो तब भी कैपेसिटेंस ऐड होती है, बढ़ती है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर सिग्नल 3.3 वोल्ट का है या सिग्नल 5 वोल्ट का है या फिर सिग्नल 10 वोल्ट का है, अगर 10 वोल्ट का सिग्नल है तो कैपेसिटेंस कम हो जाती है, 5 वोल्ट का सिग्नल है तो और कम हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है, सॉरी बढ़ जाती है। अगर 3.3 वोल्ट का सिग्नल है तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। वोल्टेज ने वोल्ट का जो सिग्नल होगा वो उससे हमारी कैपेसिटेंस कम होती है। जैसे कि आपने कैपेसिटर में देखा होगा, कैपेसिटर का फीचर होता है कि अगर वोल्टेज बढ़ती है तो कैपेसिटेंस कम होती है कंपोनेंट की, कैपेसिटर की। तो वही चीज यहाँ पर अप्लाई होती है। बात करते हैं आगे। ये भी हमारा एक मतलब टर्मिनेशन स्कीम है इसमें, स्टब, और इसको जो बोलते हैं, ये जो रेजिस्टेंस है टर्मिनेशन है। जैसे कि ये हमारा मास्टर हो गया, ये मास्टर या स्लेव जो भी है, मास्टर स्लेव हो सकते हैं। तो ये हमारे 2 वायर हो गए, 2 वायर कम्युनिकेशन है, 1 पेयर कम्युनिकेशन। तो इनके जो दोनों वायर होंगे, ये भी वायर ओपन होगा और इधर से ये भी वायर ओपन होगा। तो इसमें क्या करते हैं, हम एक टर्मिनेशन रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होती है 120 ओम होती है जनरली। इसको हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं नॉइज के अकॉर्डिंग। अगर नॉइज इफेक्ट कम करना है तो इसको हम कम कर देते हैं, 60 ओम भी कर सकते हैं। तो और ये जो होती है, जैसे एक ट्रांसमीटर रिसीवर यहाँ लगा हुआ है, फिर कुछ जगह खाली है, कुछ वायर मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसको स्टब लेंथ बोलते हैं। तो स्टब लेंथ जो होनी चाहिए वो कम से कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बताऊंगा कि स्टब लेंथ की क्या मतलब रेंज होनी चाहिए। और फिर ये स्टब लेंथ के बाद फिर ये ट्रांसमीटर रिसीवर लगे हुए हैं। तो स्टब लेंथ अगर हमारी कम से कम हो तो वो अच्छा होगा। और वैसे तो 1200 मीटर तक कम्युनिकेशन होती है, लेकिन वायर अगर वेस्टेज ना हो, मतलब बीच में अगर कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो हमारी कम से कम होनी चाहिए। तो ऐसे यहाँ पर ये हमारी सिंगल रेजिस्टेंस की जो टर्मिनेशन है, लेकिन ये अनदर टाइप की रेजिस्टेंस टर्मिनेशन है। इसको हम एसी टर्मिनेशन भी बोलते हैं। इसका भी यूज होता है इसमें, लेकिन इसका ज़्यादा यूज होता है। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि इसमें राइज टाइम और फॉल टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो इसका रेजिस्टेंस और कैपेसिटर टर्मिनेशन इसको हम यूज नहीं कर सकते। सेम थिंग यहाँ पर अप्लाई होती है, स्टब लेंथ इसकी कम होनी चाहिए। तो 120 ओम रेजिस्टेंस का टर्मिनेशन के लिए यूज होता है, और 60 ओम लो फिल्टर टू प्रोवाइड द एडिशनल कॉमन मोड नॉइज फिल्टरिंग। अगर कॉमन मोड नॉइज अगर है इसमें, तो उसको रिमूव करने के लिए हम यहाँ 60 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। अगर कोई नॉइजी एनवायरनमेंट है तो उससे सिग्नल और हमारा बेटर होगा, सिग्नल क्वालिटी और अच्छी होगी। और इनकी जो वैल्यू जो टॉलरेंस होती है वो कम से कम 1% होना चाहिए। 1% से ज़्यादा अगर आप यूज करोगे तो वो थोड़ा सा उसमें सिग्नल इंटीग्रिटी अच्छी नहीं आने की। तो 1% इसकी टॉलरेंस एक्यूरेसी होनी चाहिए रेजिस्टेंस की। तो चलते हैं आगे। अब बात करते हैं फेल सेफ। फेल सेफ का मतलब है कि अगर वायर टूट जाए या वायर शॉर्ट हो जाए या बस आइडियल हो, तो उस कंडीशन में क्या मतलब रिसीवर समझेगा, क्या उसको कैसे पता करे। तो उसके लिए हमने, जैसे कि ये इसकी डेफिनेशन है, फेल सेफ ऑपरेशन इज ए रिसीवर एबिलिटी टू एज्यूम ए डिटरमाइंड आउटपुट स्टेट इन एब्सेंस ऑफ एन इनपुट सिग्नल। 3 पॉसिबल कॉज कैन लीड टू द लॉस ऑफ सिग्नल। मतलब अगर सिग्नल हमारा लॉस होता है तो उसके 3 कारण हो सकते हैं मेनली। ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब होता है कि वायर हमारा ओपन हो गया, तो उसको बोलते हैं ओपन सर्किट। तो कॉज्ड बाय द वायर ब्रेक या बाय द डिसकनेक्शन ऑफ ट्रांसमीटर फ्रॉम द बस। तो या तो ये डिस्कनेक्ट हो जाए या वायर ब्रेक हो जाए तो उसको ओपन सर्किट बोलते हैं। शॉर्ट सर्किट बोलते हैं कोई वायर शॉर्ट हो गया, कोई रिसीवर ट्रांसमीटर शॉर्ट हो गया, तो उसको शॉर्ट, अगर रिसीवर ट्रांसमीटर भी शॉर्ट हो गया तो ये वायर भी शॉर्ट हो जाएंगे, तो उसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। और आइडियल बस बोलते हैं कि अगर बस पे कोई भी डाटा नहीं ट्रांसमिट किया जा रहा, कोई भी डाटा नहीं है, तो वो आइडियल बस होती है। तो इन
तीनों चीज़ों का हमें पता लगाने के लिए हम एक बाइसिंग करते हैं। ये एक अलग तरह की बाइसिंग होती है। तो इसमें ये जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पर सप्लाई लगा दी हमने, यहाँ पर ग्राउंड कर दिया और बीच में एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है 120 ओम का। तो इससे क्या होगा कि एक वोल्टेज बनी रहेगी हमेशा वायर पे। जैसे कि इस वोल्टेज यहाँ पर ये कुछ करंट फ्लो होगी, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगी, यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप होगी, तो यहाँ पर ज़्यादा होगी वोल्टेज। तो ये एक वोल्टेज डिफरेंस रहेगा हमेशा वोल्टेज पे, इस वायर पे। इससे क्या होगा कि अगर हमारा वायर ओपन होगा तब भी हमें पता चल जाएगा कि वोल्टेज नहीं आने की, तो वायर ओपन हो गया। अगर वायर शॉर्ट हो गया तब भी हमें पता चल जाएगा कि वायर शॉर्ट हुआ है, क्योंकि इसकी और इसकी वोल्टेज या तो एक हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इसकी और इसकी वोल्टेज अगर सेम होगी तो क्या हो गया, तो वायर शॉर्ट कंसीडर किया जाएगा। और आइडियल बस में क्या होता है कि अगर कोई कोई भी मास्टर अगर डाटा सेंड नहीं कर रहा तो वो जीरो कंडीशन में होती है, 0 वोल्ट कंडीशन में। तो उसमें क्या होता है कि उसमें हमारा जो रिसीवर पे सिग्नल रहता है, कभी कभी ऐसा होता है कि वायर टूट गया तो उसका पता नहीं चल पाता, फिर 0 वोल्ट तो ऑलरेडी रहेगा। अगर वायर ओपन हो गया फिर भी वो 0 वोल्ट शो कर सकता है। तो आइडियल कंडीशन में भी यहाँ पर हमेशा एक वोल्टेज रहेगी, इस वोल्टेज डिवाइडर की वजह से। तो उसको बोलते हैं हमारा, उसको जो बोलते हैं, जब वो वोल्टेज हमेशा बनी रहेगी तो वो एक रेफरेंस वोल्टेज होगी, और उसको रिसीवर हमेशा एक आइडियल कंडीशन के फॉर्म में उसको कंसीडर करेगा। तो चलते हैं आगे। ये अब इसमें हमारा डेटा रेट और केबल लेंथ के बीच में जो डिफरेंस, मतलब एक ग्राफ दिखाया गया है कि अगर हमारी जो केबल लेंथ बढ़ती है तो डेटा रेट हमारा कम होता है हमेशा। तो ये हमारा डेटा रेट दिखाया गया है इधर। तो अगर 10 मीटर है या इससे ज़्यादा है तो हमारा यहाँ पर है, तो हमारा ये जो अगर 10 मीटर है तो डेटा हम 10 मेगाबिट पर सेकंड से ज़्यादा ट्रांसमिट कर सकते हैं 10 मीटर के लिए। और यहाँ तक हमारा लगभग सेम है, यानी कि यहाँ तक हमारा 50 मीटर केबल लेंथ आ जाएगा अगर हम इसका वो करें। तो ये वाला जो ग्राफ है यहाँ तक स्टेबल है, तो यहाँ तक हमारा 40 मीटर या 50 मीटर तक हम यहाँ पर 10 मेगा, मोर देन 10 मेगा, ये 10 मेगाबिट तो यहाँ तक है, यहाँ तक कम से कम होगा लगभग अराउंड 35 समथिंग लाइक। तो 35 मेगाबिट पर सेकंड तक हम डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं 40 मीटर या 50 मीटर के बीच में। लेकिन जैसे ही लेंथ बढ़ती है, अब हमारी 100 मीटर, अब हम यहाँ से एक लाइन खींचे तो यहाँ पर क्या आ गया, और यहाँ पर एक लाइन खींचे तो यहाँ पर क्या आ गया, ये वाला आ गया। यहाँ पर कम से कम एटलीस्ट तुम्हारा 8 मेगाबिट पर सेकंड, 8 मेगाबिट पर सेकंड तक ये सिग्नल ट्रांसमिट करता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मान लीजिए हमारा 500 है, ये 100 है और ये यहाँ पर मिडिल में 500 हो गया। तो यहाँ पर एक लाइन खींचे और यहाँ पर एक लाइन खींचे तो यहाँ पर कितना आ गया, ये लगभग यहाँ पर आ जाएगा 1 मेगाबिट पर सेकंड, और इससे आगे चलेंगे तो ये लगभग 2 या 2.5 मेगाबिट पर सेकंड आ जाएगा डेटा। केबल की लेंथ बढ़ गई तो डेटा भी हमारा बहुत कम हो गया। तो यहाँ से आगे फिर 1200 मीटर, यहाँ से आगे हम 200 इसमें और जोड़ दें तो ये 1200 मीटर तक ही काम कर पाएगा। इससे ज़्यादा ये अगर केबल की लेंथ बढ़ती है तो ये वर्क नहीं करेगा, इसका जीरो हो जाएगा बॉड रेट। तो ये होता है इसमें ग्राफ, एक केबल लेंथ में और डेटा बॉड रेट में। तो अगर केबल लेंथ बढ़ेगी तो हमारा जो डेटा है वो भी कम होगा, वो बढ़ेगा नहीं, उसकी जो रेंज है वो कम हो जाएगी। चलते हैं आगे बात करते हैं। तो ये हो गया हमारा ग्राफ बिटवीन कैपेसिटेंस एंड टाइप ऑफ केबल। तो इसमें हमने ये मान लीजिए ये जो कलर दिखाए गए हैं इसमें लाइनिंग, ये ब्लू है, ये हमारी पर्पल है, ये येलो है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है। तो ये अलग अलग क्वालिटी के वायर है, और इन वायर की जो क्वालिटी है वो कैपेसिटेंस जो है वो इस ग्राफ से शो की गई है। मान लीजिए 40 पीएफ है, 40 पीएफ ये एक टाइप का केबल है। तो ये 0.1 मीटर, 0.1 मीटर का मतलब हो गया 100 सेंटीमीटर। तो ये 100 सेंटीमीटर का वायर है, तो इसकी जो कैपेसिटेंस है वो 40 पीएफ है। लेकिन हमने हमारे पास दूसरी क्वालिटी का वायर है, इसकी
200 सेंटीमीटर पे या 0.2 मीटर पे इसकी 40 मीटर है। लेकिन थर्ड क्वालिटी का जो एक और क्वालिटी का वायर है उसकी ये कुछ यहाँ पर हमारा मतलब 300 मीटर मान लीजिए इसको, उसकी भी पीएफ जो है वो 40 ओम है। लेकिन एक और बहुत अच्छी क्वालिटी का हमारा वायर है, तो उसकी जो 0.5 मीटर पे जो 500 सेंटीमीटर पे जो उसकी कैपेसिटेंस हमें मिलेगी वायर की, वो 40 मीटर मिलेगी। अब जैसे जैसे हमारी जो ये मान लीजिए ये जो कैपेसिटेंस ये बढ़ती है, मान लीजिए अब हम इस वायर को हम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस वायर को काट के अगर हम 0.3 मीटर कर दे तो हमें कैपेसिटेंस यहाँ पर कितनी मिलेगी, इतनी मिलेगी। अगर वायर की लेंथ कम कर देते हैं तो कैपेसिटेंस, या हमारे रिसीवर की लेंथ, रिसीवर और ट्रांसमीटर की लेंथ अगर हम कम कर देते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हमें इस वायर की अगर लेंथ हमने इतनी कर दी तो कैपेसिटेंस हमारी इतनी होगी, और अगर लेंथ इतनी कर दी 0.2 मीटर कर दी तो कैपेसिटेंस 80 ओम हो जाएगी। अब इस वायर के देखते हैं, इस वायर की अगर कैपेसिटेंस हमने ये कर दी लगभग 0.2 मीटर से भी कम कर दी तो उसकी कैपेसिटेंस इतनी रहेगी, और इसकी अगर 0.05 मीटर की कर दी तो उसकी कैपेसिटेंस इतनी हो जाएगी। तो आगे बात करते हैं, ये हमारा कैपेसिटेंस वर्सेस केबल था। अब बात करते हैं इसमें क्या होता है दोस्तों, मान लो जो हमारा ये ट्रांसमीटर है, ये हमारा रिसीवर है, तो इसमें हमने सीधे सीधे इधर एक पावर सप्लाई है, इधर भी हमारा रिसीवर है, उसमें कोई पावर सप्लाई नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि नॉइज को कम करने के लिए, जैसे यहाँ से हमारा ये ट्रांसमीटर है और ये हमारा वायर है, कोई लॉन्ग वायर है, तो इसमें डाटा अगर ट्रांसफर करेंगे तो बीच में कुछ इंटरफेरेंस हो सकती है, तो इसमें नॉइज वगैरह इसमें ऐड हो सकती है। तो वो नॉइज रिसीवर में ना जाए तो उसके लिए हमें, या इसकी सप्लाई और इसकी सप्लाई आइसोलेट करने के लिए हमने इसको आइसोलेशन कर दिया, रिसीवर को आइसोलेशन कर दिया। मान लीजिए अगर रिसीवर में कोई फॉल्ट होता है, सॉरी ट्रांसमीटर में अगर कोई फॉल्ट होता है तो वो रिसीवर से डायरेक्ट कनेक्शन ना होने की वजह से रिसीवर हमारा सेव हो सकता है। तो ये कुछ नहीं है, केवल एक सेविंग पर्पज है, और इससे कुछ नॉइज भी कम हो जाती है। तो ये स्पेशली जो सेप वायरिंग है कि ये हमारा ट्रांसमीटर बिल्कुल, डेटा लाइन भी इसकी सेपरेट होगी, ये आइसोलेटर लगा हुआ और पावर सप्लाई भी अलग होगी। यहाँ से हम पावर वायर भी भेज रहे हैं और डेटा लाइन भी भेज रहे हैं। तो पावर लाइन यहाँ से हमने एक कन्वर्टर लगा कर, आइसोलेटर कन्वर्टर लगा कर सप्लाई अलग कर ली है, और ये डिजिटल आईसी यूज करके इसको भी, डेटा को लाइन को भी अलग कर लिया। तो सब कुछ ट्रांसमीटर और रिसीवर हमारा सब कुछ अलग हो गया है। तो इसको बोलते हैं आइसोलेशन कम्युनिकेशन। तो ये दोस्तों, ये था अब तक का RS485 का फीचर्स समथिंग। आगे भी मैं कुछ और टॉपिक लाके RS485 को और समझाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद।